बच्चों, कल की क्लास में हम लोग एरी के समस्थिति के सिद्धांत के संदर्भ में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि एरी ने ये कहा था इस डायग्राम के अनुसार कि सभी चीज़ों का जो घनत्व है सभी स्थल रूपों का वो समान होता है, यानी यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वैरिंग डेप्थ, यानी गहराई में उसके अंतर होता है। तो उस आधार पर उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला था, ये हमने डिस्कस किया था हिमालय के बारे में खास तौर से, कि हिमालय का जो हिस्सा है उसका रियल अट्रैक्शन फोर्स क्यों लग रहा है, क्यों जो है वो प्लम्बार में डिफ्लेक्शन आ रहा है, ये सारी बातें हमने डिस्कस किया था। तो फाइनली ये देखा था, ये तीन कंक्लूजन कि अगर जो है लैंड कॉलम लिखा हुआ है above the substratum is larger, its greater power would be submerged in the substratum। बेसिक बात ये थी कि इन्होंने ये कहा था कि जिस धरातल का जितना हिस्सा पृथ्वी से ऊपर होगा धरातल से, उससे ज़्यादा हिस्सा उसका गहराई में उसकी जड़ें होंगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने कल बात की थी कि एक पेड़ की जैसे गहराई में जड़ें होती हैं, ठीक उसी तरह से इन स्थल रूपों की भी जड़ें हैं, और उन जड़ों के अनुसार ही वो उनकी ऊंचाई में अंतर पाया जाता है कि जो जितना ऊंचा होगा उससे ज़्यादा उतनी गहरा होगा। इस बात पे कई सारे विद्वानों के मतभेद थे। फिर क्या हुआ कि ये खास बात ये थी, जो गहराई वाला जो कॉलम था, तो उस कॉलम के ऊपर विद्वानों ने इनकी आलोचना की। तो क्रिटिसिज्म, आइए हम अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। तो क्रिटिसिज्म यानी आलोचना में क्या कहा गया कि अगर हम एरी की बात माने और लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात माने तो होगा क्या, जो हिमालय हमारा 8,848 मीटर ऊंचा है यानी माउंट एवरेस्ट, अगर जैसा आइसबर्ग में होता है कि एक हिस्सा ऊपर और 9 हिस्सा पानी के नीचे होता है, ऐसा अगर मान लें कि माउंट एवरेस्ट की जो गहराई है जड़ की तो कितनी होगी, 8,848 मल्टीप्लाइड बाई 9, दैट विल बी 79,632 मीटर, यानी 79,632 मीटर की गहराई में होगा, है ना। तो इतनी गहराई में उसकी जड़ें होंगी। तो क्या कहा गया कि अगर इतनी गहराई में उसकी जड़ें होंगी तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान की अधिकता के कारण इतनी गहराई में किसी भी स्थल रूप का ठोस रूप में पाया जाना संभव नहीं होगा। ये कहा गया कि इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट विल मेल्ट ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर एट दैट डेप्थ। इस गहराई पर तापमान इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ किसी तरह से एक ठोस जड़ के रूप में भी कोई भी चट्टान, कोई भी स्थल रूप नहीं रह सकता, क्योंकि हम जानते हैं जैसा कि जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 32 मीटर बढ़ता चला जाता है। तो अब ये 79,632 मीटर है। इतने हज़ार मीटर, लगभग 80,000 मीटर की गहराई पर जाने पर जब 32 मीटर में 1 सेंटीमीटर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम लगभग 80,000 मीटर की गहराई में जाएंगे तो टेम्परेचर की क्या स्थिति होगी। इसलिए इस तरह की जड़ होना संभव नहीं है। इस बात की काफ़ी आलोचना हुई और इस बात को विद्वानों ने माना कि ये बात तो सही है, लेकिन इस चीज़ को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। विद्वानों ने बात की माना कि ठीक है, इस 1 और 9 के अनुपात में तो उनकी गहराई नहीं हो सकती, लेकिन निश्चित रूप से जो स्थलखंड धरातल के ऊपर है उसकी कुछ न कुछ हद तक गहराई में उसकी जड़ें भी होंगी। इसीलिए कहा गया कि इस आलोचना के बावजूद भी most of the geologists favors Airy's view of flotation of lighter mass in the heavier mass, ठीक है, in the heavier substrata। उसके बावजूद भी अधिकांश विद्वानों ने ये माना कि एरी ने जैसा कहा है कि लाइटर जो स्थलखंड है हिमालय जैसे वो कम भार वाले, कम घनत्व वाले हैं। निश्चित रूप से जो आधा स्तर है जो भारी पदार्थों का बना हुआ है उसके ऊपर तैर तो रहे हैं, ये सबने माना। इसीलिए कहा जाता है कि एरी के व्यू को, इनके सिद्धांत को, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत भी इस सिद्धांत से सपोर्ट होता है। साथ ही साथ जियोसिंक्लाइन थ्योरी जो है वो भी इससे सिद्ध होती, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स भी ये बात करता है कि हमेशा जो है वो प्लेटें जो है वो गतिशील अवस्था में है, मूव करती रहती हैं। तो यही बात एरी ने भी कहा है कि तैरती हैं चीज़ें, धरातल जो है हल्के द्रव्यमान वाला और भारी द्रव्यमान वाले उसमें तैरता है, जो बात प्लेट विवर्तनिकी भी कहती है। इसलिए कहा जाता है इन 2 बिंदुओं की वजह से ये थ्योरी एरी की प्लेट विवर्तनिकी को भी सपोर्ट करती है और जियोसिंक्लाइन थ्योरी को भी सपोर्ट करती है वर्तमान में भी। इसीलिए इसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है एरी के सिद्धांत की। तो ये बातें थी हमारी एरी के बारे में।
अब हम बात करेंगे दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है पराट का सिद्धांत। तो आर्किडॉन पराट जो थे उन्होंने क्या कहा कि उस समय जो सर्वेक्षण हुआ सर्वेयर जनरल एवरेस्ट के निर्देशन में, फिर वो जो डिफरेंस आया कल्याण और कल्याणपुर के उस पर, उसके बेस पर उन्होंने कुछ अपने नए कंक्लूजन्स निकाले। उन्होंने कहा क्या, पराट का ऐसा मत था कि दैट डिफरेंस इन द ग्रेविटेशनल डिफ्लेक्शन ऑफ कल्याण एंड कल्याणपुर इज ड्यू टू हिमालयाज फॉर्मेशन ऑफ लाइट मटेरियल। पराट ने यह कहा था कि कल्याण और कल्याणपुर में जो ग्रेविटेशनल डिफ्लेक्शन आ रहा है लंबा में, जो अंतर आ रहा है कि 5.236 सेकेंड आया जबकि होना चाहिए था 15.885 सेकेंड, तो उसका अंतर सिर्फ इसलिए आ रहा क्योंकि हिमालय जो है वो लाइट मटेरियल से बना हुआ है, यानी हल्के पदार्थों से बना हुआ है। तो फिर क्या होता है, फिर उन्होंने ये कहा कि डेंसिटी ऑफ ईच हायर पार्ट इज लेस देन अ लोअर पार्ट। इस बेस पर उन्होंने कंक्लूजन निकाला पराट ने कि जो भी ऊंचे भूभाग हैं जैसे पठार है, पर्वत है, ये सब कुछ है, उनका जो घनत्व है उससे कम ऊंचाई वाले दूसरे भागों से उनका घनत्व जो है वो कम होगा, यानी मीन्स द डेंसिटी ऑफ माउंटेन इज लेस देन द प्लेट्यूज एंड प्लेट्यू इज लेस देन प्लेन एंड प्लेन इज लेस देन ओशन फ्लोर्स। यानी जो भाग जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व कम होगा उसकी तुलना में जो उससे नीचा होगा, यानी जो जितना कम ऊंचाई का भाग होगा उसका घनत्व उतना ज्यादा होगा। इट मीन्स इन दोनों में ऊंचाई और घनत्व में कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ द रिलीफ्स एंड डेंसिटी, यानी किसी भी उच्चावच के घनत्व में और उसकी ऊंचाई में उसका उल्टा संबंध है। तो पर्वतों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का घनत्व मैदानों से कम, मैदानों का घनत्व समुद्र तली से कम, यानी जैसे जैसे ऊंचाई कम होती गई वैसे वैसे घनत्व बढ़ता गया। ये बात पराट ने कही कि घनत्व और ऊंचाई में उल्टा संबंध है, इनवर्स रिलेशन है। फिर ये संतुलन क्यों है, अगर ऐसा कुछ है ऊंचाई का और घनत्व का, तो संतुलन किस वजह से है? तो संतुलन के लिए उन्होंने क्या कहा पराट ने कि देयर इज ए लेवल ऑफ कंपनसेशन इनसाइड द अर्थ, और उसको उन्होंने माना कि लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर एक तल है जिसको कहते हैं क्षतिपूर्ति तल, यानी कंपनसेशन का लेवल, जहां जाने के बाद उस 100 किलोमीटर की गहराई पर क्या होता है, बिलो विच नो चेंज इन द डेंसिटी, यानी 100 किलोमीटर की गहराई जहां क्षतिपूर्ति तल पाया जाता है वहां जाके किसी तरह का कोई अंतर घनत्व में नहीं पाया जाता है। उसके नीचे जो कुछ भी घनत्व में अंतर आता है वो उस क्षतिपूर्ति तल के ऊपर ही होता है, और उस घनत्व के अंतर के कारण ही उनकी ऊंचाइयों में अंतर पाया जाता है, यानी जिसका घनत्व कम होगा उसकी ऊंचाई ज्यादा होगी, जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसकी ऊंचाई कम होगी। ये बात उन्होंने कहा। तो यहाँ बात आ गई है लॉ ऑफ लेवल ऑफ कंपनसेशन की, यानी वहां जाके सारी क्षति की पूर्ति हो जाती है। कुछ जितने भी पदार्थ हैं जैसे भी हों, अगर उनमें अंतर आता है तो ऊपर ऊपर अंतर आता नहीं, हर कॉलम का अपना अलग घनत्व होगा, पर्वत का अलग घनत्व होगा, पठार का अलग घनत्व होगा, मैदान का अलग घनत्व होगा, और उसी कॉलम में उनके डेंसिटी में चेंजेस होते हैं इस क्षतिपूर्ति तल के ऊपर। इसी बेस पे उन्होंने कहा था कि डेंसिटी वेरीज ओनली ऑन दिस लेवल, यानी फिर क्या कंक्लूजन निकाला कि उस लेवल पर जाने के बाद सारे के सारे घनत्व बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब सभी उच्चावचों की जो गहराई है वो समान गहराई है। कहा गया यूनिफॉर्म डेप्थ मीन्स समान गहराई, एंड क्या कहा विथ वैरिंग डेंसिटी, यानी असमान घनत्व। इन्होंने क्या कहा कि समान गहराई असमान घनत्व की बात की। इससे पहले हमने देखा था एरी के सिद्धांत में, एरी ने क्या कहा था कि असमान गहराई और समान घनत्व की उन्होंने बात की थी। ठीक है, वहां घनत्व में अंतर नहीं था, गहराई में अंतर था एरी के सिद्धांत में। पराट के सिद्धांत में क्या कहा कि यहाँ घनत्व में अंतर पाया जाता है और उसकी गहराई में कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि आप इस चित्र से देख सकते हैं। इससे पहले वाला जो चित्र हमारा था ये वाला, इसको अगर आप देखें लिखा हुआ पराट कंसेप्ट ब्लॉक्स ऑफ सेम मास ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, ये अलग अलग कलर भी दी हुई है। तो क्या कहा उसको लोक विद्वानों ने कहा कि अगर अलग अलग धातुएं ले ली जाएं, जिंक की, एंटीमनी की, आयरन की, कॉपर की, ये सारे अलग धातुओं के टुकड़े हैं जिनकी मास बराबर है लेकिन घनत्व में इनके अंतर, यानी भार बराबर है घनत्व में अंतर है। तो भार बराबर होने की वजह से और घनत्व में अंतर होने की वजह से इनकी लंबाई में अंतर पाया जाना निश्चित रूप है। कोई हल्का होगा कोई भारी होगा उसका घनत्व, तो लेकिन वेट सबका बराबर है,
जिसकी वजह से कहा गया कि अगर मरकरी के बर्तन में इस तरह के टुकड़े डाल दिए जाएं अलग अलग धातुओं के, तो जैसा यहाँ इस दिख रहा है अवस्था में, यानी एक निश्चित गहराई में ये इनका तल जाके समान गहराई में ये सब अवस्थित हो जाएंगे। अगर अंतर पाया जाएगा तो इसकी ऊंचाइयों में अंतर पाया जाएगा। इस चित्र से हम देख सकते हैं कि यहाँ पराग के सिद्धांत में बिल्कुल इसे कहते हैं लेवल ऑफ कंपनसेशन, और एरी में क्या था, गहराई में अंतर पाया जाता था, यहाँ गहराई में बिल्कुल समानता पाई जाती है। इसी चीज को पराग ने आगे क्या कहा, अगले डायग्राम में हम देखें, ये देखें आप इसे, ठीक है। कहा गया था यूनिफॉर्म डेप्थ वायरिंग डेंसिटी, यानी समान घनत्व तो असमान गहराई। उस चीज को अगर हम देखें इस चित्र से तो यहाँ आपको दिख जाएगा। इसी बेस पर इन्होंने कहा था कि अगर किसी भी धरातल का किसी भी भूभाग की ऊंचाई ज्यादा है तो निश्चित रूप से उसका घनत्व कम होगा, अगर घनत्व ज्यादा है उसकी ऊंचाई कम होगी। इट मीन्स यहाँ देखिए लेवल ऑफ कंपनसेशन लिखा है, यहाँ जाके सबका घनत्व बराबर हो जाता है, घनत्व का अंतर इस लेवल से ऊपर पाया जाता है। तो बड़ा मशहूर एक कोटेशन पराग का है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी, यानी ऊंचा ज्यादा होगा अगर कोई भी धरातल तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, लेसर होगी, कम होगी। इसके विपरीत स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी, जैसे यहाँ दिख रहा, अगर ये बिगर कॉलम है तो लो डेंसिटी और स्मॉलर कॉलम है तो हाई डेंसिटी। इस तरह से पराग ने अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास किया और ये कहा कि सभी जो है वो जो भी भूभाग हमारे इस धरातल पर पाए जाते हैं उनकी उस लेवल ऑफ कंपनसेशन के ऊपर जो है वो उनके घनत्व में अंतर पाया जाता है। इसीलिए इन्होंने एक जैसे एरी ने कहा था लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तो इन्होंने फॉलो किया था किसको, लॉ ऑफ कंपनसेशन पर विश्वास किया था, यानी क्षतिपूर्ति नियम को इन्होंने फॉलो किया था। तो कंक्लूजन कुछ ये निकाला पराग ने कि डेंसिटी वेरीज अबव द लेवल या लाइन ऑफ कंपनसेशन, यानी यूनिफॉर्म डेप्थ वेरिंग डेंसिटी, जैसे हमने बात की। इनका कंक्लूजन ये था कि जो क्षतिपूर्ति तल है या क्षतिपूर्ति रेखा है उसके ऊपर जो है वो घनत्व में अंतर होता है, उसके नीचे सारे घनत्व समान होते हैं, इसीलिए डेप्थ समान और ऊंचाई में अंतर पाया जाता है, यानी समान गहराई असमान घनत्व। दूसरा इन्होंने कहा था कि ऊंचाई और घनत्व में जो है वो उल्टा संबंध होता है, जो जितना ऊंचा होगा भूभाग उसका घनत्व कम होगा। यही बात कहेगी जो इससे पहले हमने देखा कि बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी एंड स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी, ठीक है। जो जितना ऊंचा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, जो जितना नीचा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। ये कंक्लूजन थे पराग के, पर इसको बहुत ज्यादा विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया इस सिद्धांत को कि ऐसी कोई लाइन जमीन के अंदर पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेखा नहीं हो सकती जहां जाके अचानक सबका घनत्व बराबर हो जाए। विशेष रूप से जॉली ने कहा था कि नो लाइन या लेवल ऑफ कंपनसेशन बट जोन ऑफ कंपनसेशन। ये कहा गया कि 100 किलोमीटर की गहराई में या किसी गहराई में ऐसी कोई रेखा नहीं खींची जा सकती कि जहां जाके अचानक सबका घनत्व बराबर हो जाए, उसके ऊपर अंतर पाया जाए, बल्कि कोई ना कोई एक परत होगी, कोई ना कोई एक क्षेत्र होगा, एक मोटा क्षेत्र होगा, वहां जाके घनत्व में सारे पदार्थ पिघल के मिक्सअप हो जाते हैं, तब उनका घनत्व समान हो सकता है। उसको उन्होंने कहा लाइन ऑफ कंपनसेशन ना होके बल्कि वो क्या होगा, जोन ऑफ कंपनसेशन होगा, क्षतिपूर्ति क्षेत्र होगा, ना कि क्षतिपूर्ति रेखा होगी। और उसको जोली ने कहा कि ऐसा लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर जब हम जाते हैं तो 16 किलोमीटर मोटी एक पट्टी है, वो 16 किलोमीटर की जो पट्टी है वही जोन ऑफ कंपनसेशन है। वहां जाके सभी भूभागों का, पर्वतों का, पठारों का, मैदानों का घनत्व बराबर हो जाता है, और उसमें भी कुछ कुछ जड़ें उसकी थोड़ा थोड़ा नीचे होती, जैसे एरी के हिसाब से तो उतनी गहराई नहीं होगी, लेकिन अगर माउंटेन है, पर्वत है, तो उसकी अपेक्षा गहराई थोड़ी सी ज़्यादा होगी, पठार की थोड़ी सी कम होगी। जिस चीज़ को हैफोर्ड और बोवी और आर्थर होम्स ने भी उस बात को सिद्ध किया और ये कहा कि लाइन जैसी कोई चीज़ संभव नहीं है, बल्कि नीचे एक मोटा क्षेत्र है जिसमें सारे पदार्थ पिघलकर मिक्सअप होके और वहां घनत्व सबका बराबर हो जाता है, उसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है। तो कुल मिला के अधिकांश विद्वानों का मत यह रहा कि समस्थिति के संदर्भ में एरी का सिद्धांत ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा महत्वपूर्ण है पराग की तुलना में। इसलिए वर्तमान में भी, क्योंकि पराग का सिद्धांत ना तो प्लेट विवर्तनिकी को सिद्ध करता है, क्योंकि ये फ्लोटेशन पे विश्वास नहीं करता, कंपनसेशन पे विश्वास करता है, और ना ही जियोसिंक्लाइन के फॉर्मेशन में ये कोई सपोर्ट करता है। तो एरी के सिद्धांत को कुछ संशोधन के साथ साथ अधिकांश विद्वान उसे एक्सेप्ट करते हैं कि अगर हमें समस्थिति या भू संतुलन
को समझना है या मानना है तो एरी के सिद्धांत को कुछ संशोधन के साथ हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ आज हम यही जो है वो इसको समाप्त करेंगे। समस्थिति या भू संतुलन का जो विषय था, हमारा जो टॉपिक था, यही समाप्त होता है। फिर हम अगली क्लास में एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।